हर हर महादेव साथियों, आप सभी का अपने चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अपनी पसंदीदा कहानी वफा ना रास आई का 17 भाग। क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? रणविजय ने रणवीर के कंधे पर फिर से हाथ रखते हुए पूछा। रणविजय के अपने कंधे पर हाथ रखते ही रणवीर ने अपनी आंख बंद कर ली। रणवीर के बेचैन दिल को जैसे करार मिल गया था। ऐसा लग रहा था यही चीज उससे छूट रही थी, पर क्यों, यही तो वह समझ नहीं पा रहा था। जब तक रणविजय उसके साथ मीटिंग रूम में था, तब तक उसे दूर होने पर अलग बेचैनी हो रही थी। बाहर निकलकर जाने लगा तब अलग बेचैनी होने लगी, और जब अभी बिल्कुल पास है तो सुकून सा उतर रहा है। हे भगवान, मुझे क्या हो रहा है? जिससे दूर जाना चाहता हूं उसी के नजदीक जा रहा हूं, जिसको चोट पहुंचाना चाह रहा हूं उसी से मुझे सहारा मिल रहा है, जिसको तपती धूप में खड़ा करना चाहता हूं वही मेरा साहिबान बन रहा है। कुछ तो रास्ता दिखाओ भगवान, आखिर मुझे करना क्या है, मुझे हो क्या रहा है? रणवीर अंदर ही अंदर बहुत बेचैन हो रहा था। इस वक्त दोनों पार्किंग में खड़े थे। रणविजय रणवीर के बोलने का इंतजार कर रहा था। अचानक से रणविजय की नजर पार्किंग में लगे हुए और गाड़ी पर पड़ी, जो कि रणवीर के पीछे थी। उस गाड़ी के शीशे पर दूर से पड़ रही परछाई को देखते ही रणविजय कुछ समझ गया था। उस गाड़ी के शीशे पर दूर से मानसी की परछाई पड़ रही थी। हालांकि यह बहुत धुंधला था, लेकिन रणविजय को पहचानने में 1 सेकंड के भी देरी नहीं लगी थी। भगवान जाने इस औरत के दिमाग में क्या चल रहा है। पता नहीं है रणवीर पर नजर रख रही है या फिर रणवीर इसी के काम से मेरे पास आया है। क्या करूं मैं इस औरत का? रणविजय अपने सर को मसलते हुए बोला। एनी इश्यू सर? रणवीर ने पूछा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस वाइफ का फोन था, उसी से बात कर रहा था। तुम बोलो, कुछ कह रहे थे क्या? रणविजय ने झटके में कहा। सर, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, रणवीर ने शब्द जोड़ते हुए कहा। क्या सही नहीं लग रहा है? रणविजय ने कुछ न समझने के अंदाज में पूछा। सर, आप मुझे जानते नहीं हैं, इनफैक्ट मेरा बैकग्राउंड भी नहीं जानते। मेरी एजुकेशन स्कूल भी शायद आपको अच्छे से पता नहीं होगी। अभी अभी जैसा कि उन सर ने कहा कि जोश के साथ होश भी होना जरूरी है, पर मैं तो हमेशा गुस्से में या फिर ज्यादा एक्साइटमेंट में गलत कर बैठता हूं। आप समझ रहे हैं ना? मैं जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाता खुद को। मतलब, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। क्या आप मुझ पर इतना भरोसा जता सकते हैं? पहले तो मुझे आपके भरोसे का कारण समझ में नहीं आया, फिर उसके बाद पूरी तरह से यह प्रोजेक्ट मेरे हैंड ओवर कर देना। सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, रणबीर ने कुछ रुकते हुए कहा। यह सच में मेरा ही बेटा है ना? जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पूरी तरह से स्कॉलर के रंग में रंगा हुआ है। इन दोनों मां बेटे कन्वेंस करना इतना मुश्किल क्यों है? रणविजय अपना सर मसलते हुए सोच रहा था। देखो रणवीर, मैं सच में नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। अगर तुम अपनी बात डिटेल में बताओगे या फिर एक एक करके बताओगे तो मैं शायद तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं। रणविजय ने कंधे उचका दिए, जैसा कि वह अक्सर ईशानी के सामने समझ ना आने पर किया करता था। सर, जैसा कि आपने कहा कि एक्साइटमेंट के साथ साथ समझदारी होनी भी जरूरी है, और यह समझदारी धीरे धीरे तजुर्बे से आती है, तो मैं आपके तजुर्बे से कुछ सीखना चाहता हूं। मैं आपके साथ काम करना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ सीखना चाहता हूं। आपने इस तरह से सीधे मुझे एग्जामिनेशन हॉल में बैठा दिया, यह बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है, रणवीर ने कहा। ओह, यह बात है। रणविजय उसकी बात समझ गया। खुद के एग्जामिनेशन से डरते हो तो दूसरे को एग्जामिनेशन में डालना भी तो नहीं चाहिए ना? रणविजय ने अपने दोनों हाथ सीने के आसपास लपेटे हुए कहा। देखो बेटा, यहां पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, इसलिए किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं, और भगवान जाने इसके बाद हमारी और तुम्हारी कन्वर्सेशन हो पाएगी या नहीं। इसलिए मैं साफ साफ बोल रहा हूं, क्योंकि मैं साफ साफ बोलता हूं और साफ साफ सुनना ही पसंद करता हूं। मानसी की झलक देखने के बाद रणविजय जैसे आर पार के मूड में आ गया था, लेकिन रणवीर ने रणविजय के इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पूरी दिलचस्पी से उसकी बात को सुनने लगा। पहली बात तो मैं अपनी तरफ से तुमको यह क्लियर कर देता हूं कि मैंने तुम्हें किसी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठाया है। यह रास्ता तुमने खुद अपने लिए चुना है, और रही बात तुमको पहचानने की कि मैं तुम्हें जानता नहीं, तो मेरे तजुर्बे ने तुम्हें पहली नजर में पहचान लिया है। तुम वह इंसान हो जो कि किसी के कहने पर कोई चीज नहीं मानोगे।
जब तक कि तुम खुद उस चीज को परखोगे नहीं। बिल्कुल मेरी तरह जिद्दी तबीयत के इंसान हो। इतना तो मैं तुम्हें पहले ही मीटिंग में समझ चुका हूं। मुझे तुम पर और अपने तजुर्बे पर भरोसा है, या ऐसा कहो कि मुझे खुद पर भरोसा है। इसलिए मैंने तुम्हें जानबूझकर सब कुछ समझते हुए इस प्रोजेक्ट में डाला है, ताकि तुम खुद से सही और गलत का फैसला कर सको, अपने डिसीजन खुद बना सको। और उसके बाद तुम मेरे सामने आना। तब हम मिल बैठकर इस मुद्दे पर बात करेंगे, या फिर तुम्हारा जो डिसीजन होगा उसके अकॉर्डिंग मेरा डिसीजन आएगा। रणविजय ने इस बार कुछ कड़ाई से कहते हुए रणवीर को समझाया। रणवीर के तोते उड़ गए। वह समझ रहा था कि रणविजय जानबूझकर उसे यहां फंसा रहा है, लेकिन अपने चेहरे से उसने कुछ जाहिर न करते हुए उसने रणविजय के चेहरे को गौर से देखा। मुझे इस तरह से देखने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अपनी शक्ल आईने में देख लो। तुम्हारी उम्र में मैं तुम्हारे जैसा ही दिखता था। रणविजय मुस्कुराते हुए बोला। इतने सीरियस मैटर पर ऐसी मजाक वाली बात। रणवीर समझ नहीं पाया, लेकिन रणविजय को तो फिलहाल कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जाने क्या उसके दिमाग में चल रहा था। इस प्रोजेक्ट का राजपूताना की तरफ से हेड शिवम और शिवी होंगे, क्योंकि कुछ समय के लिए मैं अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना पसंद करूंगा, क्योंकि वहां से आने के बाद तो उसके झमेले बढ़ जाएंगे। ऐसे में वह मुझ पर ध्यान नहीं दे पाएगी, और मुझे इग्नोरेंस बर्दाश्त नहीं है, या फिर ये कहो कि अपनी वाइफ को लेकर मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। उसके मामले में तो कंप्लीट अटेंशन सीकर हूँ। शिवी मेरी बेटी है, मेरी जिंदगी। हालांकि यह बिजनेस कॉर्पोरेट उसे समझ में नहीं आता, जबकि वह भी तुम्हारे ही उम्र की है, पर दिल की बिल्कुल सच्ची और दुनियादारी की बिल्कुल कच्ची है। उम्मीद करता हूँ कि तुम तब तक कोई स्टेप नहीं उठाओगे जब तक कि तुम खुद से किसी डिसीजन पर ना पहुँच जाओ, क्योंकि जल्दीबाजी में लिए गए फैसले कभी कभी इंसान को पूरी उम्र रुला देते हैं, और उस वक्त उसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि अपने आंसू पोंछने वाले स्नेहिल हाथ तो वो खुद काट कर फेंक दिया रहता है। यह मैं अपने तजुर्बे के साथ से तुम्हें बता रहा हूँ। अगर मेरे तजुर्बे से सीखना है तो बस इसी बात को अपने मन में गांठ बांध लो कि अपना फैसला लेने में कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना। और रही बात मेरे साथ काम करने की, तो मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब चाहो आजमा लो। रणविजय ने दो टूक कहते हुए बात क्लियर किया। आजमा लो। रणबीर ने रणविजय के शब्दों को दोहराया। वह समझ नहीं पा रहा था कि रणविजय क्या क्या कहना चाह रहा है। हाँ, आजमा लो। तुमको ऐसा लगता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी सफाई दूंगा तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें हर चीज तो खुद से परखने की आदत है। आग को छूकर जब तक ये नहीं देखोगे कि आग से हाथ जलता है कि नहीं, तब तक तुम आग के पास जानने से रोकने की मेरी 1000 कोशिश को भी नहीं मानोगे। इसलिए मैंने तुम्हें एक मौका दिया है। सच और झूठ तक पहुंचने का उम्मीद करता हूं कि तुम इसको जाया बेकार नहीं करोगे। बाकी मेरा अगला मैसेज तुम तक पहुंच जाएगा। रणविजय ने रणवीर के कंधे पर हाथ रख दिया। चलता हूँ। स्कॉला को शॉपिंग कराने का प्रॉमिस किया है। मुश्किल से लाइफ में कुछ कीमती समय मिलते हैं, और हमारी लाइफ का तो हमेशा ही मुश्किलों से 63 का आंकड़ा है। हम जिधर जाते हैं उधर ये मुंह खोले हुए आ जाती हैं। कभी बेगाने होते हैं तो कभी अपने होते हैं, पर चोट पहुंचाने वाले जरूर होते हैं। हद है हमारी लाइफ भी। रणविजय ने अफसोस सर हिलाते हुए कहा। वैसे अगर तुम मुझे जानना चाहते हो या फिर पूरी तरह से समझना चाहो तो जब चाहो रानावत पैलेस आ सकते हो। तुम्हारा अपना ही घर है। खुले दिल से स्वागत करूंगा। रणविजय ने अपनी गाड़ी का पिछला डोर खोलते हुए कहा। उसने रणवीर के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और न ही उसे कुछ कहने का मौका दिया, और रणवीर के देखते ही देखते अपनी गाड़ी में वहां से निकल गया। यह क्या कहकर गए? इन्होंने मुझे मौका देने की बात कही है। मुझे रानावत पैलेस आने के लिए कहा है। किस लिए? क्या बताना चाहता है यह इंसान?
रणवीर अपनी सोचों में उलझा हुआ था कि रणविजय की गाड़ी वहां से निकल चुकी थी। इधर रणविजय ने गाड़ी के बैक सीट से सर टिकाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। ना जाने कब के रुके हुए उसके आंसू आंखों के कोर से निकलते हुए गालों पर लुढ़क गए थे, जिसे उसने आंखों से चश्मा निकालकर बेहद सावधानी से अपने रुमाल में पूंछ लिया। कुछ देर तक वह अपने दोनों हाथों में अपने रुमाल को खोले हुए देखता ही रह गया, जिसमें उसके आंसू अभी अभी जबत हुए थे और उन आंसुओं की वजह से रुमाल में 2 जगह बूंदें भीगी भीगी सी लग रही थी। वाह रे किस्मत! सब कहते हैं कि रणविजय सिंह राणावत ऐसा इंसान है जिसने अपनी मेहनत के बल पर अपनी किस्मत को बदल दिया। कई बार डूबती हुई कंपनी को मैंने अपने मेहनत के बल पर न सिर्फ निकाला बल्कि उसको ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। घर परिवार से लेकर बिजनेस सेक्टर में हर जगह एक मजबूत इंसान के रूप में मैं जाना जाता हूं, जिस पर कोई भी तूफान असर नहीं करती। पर कोई मुझे भी तो समझने की कोशिश करे कि मैं भी एक इंसान हूँ। तूफान तो क्या, मैं एक हल्के हवा के झोंके से भी डरता हूँ कि कहीं मेरी सबसे कोमल पत्ती को उससे नुकसान ना हो। आज यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ने मुझे ऐसी पटखनी दी है कि उठना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। जिस बेटे को बचपन से लेकर आज तक अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगाने का अरमान मेरे दिल में था, आज मेरे इतने पास होकर भी मैं अपने उस अरमान को पूरा नहीं कर पाया, उसे सीने से नहीं लगा पाया, तो काहे का सफल कहा जाता हूँ। कितना बेबस इंसान हूँ मैं, जो ना रो सकता है, ना चिल्ला सकता है। रणविजय ने अपना निचला होंठ दांतों के तले दबा लिया था। गाड़ी अपनी रफ्तार से भागी जा रही थी और रणविजय खिड़की से बाहर देखता हुआ अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आंखों के आगे केवल वही सब मंजर घूम रहे थे जो कि उसकी जिंदगी में चले थे। पहले उसकी जिंदगी में ईशानी का आना कितना खूबसूरत दिन था। दिन रात बस रंगीन सपनों में ही गुजरते थे। फिर उसे अपना घर बार सब छोड़ना पड़ा। यहाँ भी उसके खिलाफ साजिश रची गई थी और यह साजिश रचने वाले कोई गैर नहीं थे, उसके अपने ही थे। गैरों ने तो केवल प्लान बनाया था, इस प्लान को अंजाम तक पहुँचाने वाले हाथ उसके अपनों के ही थे। हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अपनी किश्ती डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। कैसे कैसे तिनका तिनका जोड़ करके उसने और ईशानी ने अपना आशियाना बनाया था। जब जिंदगी के सारे रंगों के साथ उसके घर में उतर कर आई थी, तब उसे कहाँ पता था कि जिस बेटे को वह मरा हुआ समझकर दफना कर आ रहा है, जिसकी याद वह अपने सीने में हमेशा हमेशा के लिए दफना रहा है, वो इस तरह से उसके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। उस दिन भी उसने यही सोचा था कि जिस दर्द से मैं गुजर गया, मैं उस दर्द से अपनी ईशानी को नहीं गुजरने दूंगा, और चुपचाप उस किस्से और उस अध्याय को अपने आंसुओं के साथ दफना कर आ गया था। पर आज किस तरह से इस हकीकत को दफना कर आता, जिसको अपनाने को तो उसका दिल कह रहा है। काश कोई पिछला वक्त उसे वापस कर देता, जहाँ कि वह उस मरे हुए बच्चे की लाश को लेकर हॉस्पिटल से चला था। क्यों चुपचाप उसको लेकर वहां से उठ गया था? क्यों उसने शोर नहीं मचाया? क्यों नहीं उसने हॉस्पिटल में हंगामा किया? क्यों हॉस्पिटल प्रशासन से अपने मरे हुए बच्चे के लिए उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया? रणविजय अपने आप को कोस रहा था। गुस्से में उसकी मुठ्ठियां बार बार उसके सर पर चोट कर रही थी। क्या मिलता है इन सब चीजों को करके? तुम्हारे शोर करने से ईशानी को भी इस चीज का पता चल जाता और वह दुख में पड़ जाती। जब तुम जानते थे कि वह बच्चा शुरू से कमजोर है, इसलिए तुम्हारे दिल और दिमाग में बिना कोई सवाल किए उस मरे हुए बच्चे को अपना समझकर उठा लिया। तुमने ये सोचकर उस बच्चे को उठा लिया था कि जितनी खुशियां मिली है, पहले उसको तो समेट लिया जाए। क्यों एक दर्द को याद करके घर आए जिंदगी की खुशी को कम करना?
किसको पता था कि एक बार फिर तुम साजिश के शिकार हो रहे हो। अपने आप को मत दोष दो, बल्कि अब जो जिंदगी की सच्चाई सामने आई है उसको स्वीकार करो। उसे कैसे अपना बनाना है ये सोचो। दिल ने रणविजय को समझाया। पर कैसे? वो मुझसे काफी दूर है। आज मैंने उसे देखा। आज पूरे होल लाइफ टाइम में शायद ये दूसरी बार था जब वह मेरे इतने आमने सामने था। वो मुझे बिल्कुल शीशे में खड़ी हुई मेरी परछाई लग रहा था। शीशे में पड़ी हुई परछाई की तरह, जो बिल्कुल सामने हकीकत की तरह अपनी लगती है, पर हाथ बढ़ाते पता चलता है कि यह तो परछाई है। मैं कैसे अपनी परछाई को ही अपना बना लूं, ये बात जानते हुए भी कि यह मेरी परछाई है, मेरी ही है, पर मेरी क्यों नहीं हो रही है। कितना मुश्किल होने वाला है ये सफ़र। रणविजय ने बेबसी से अपने सर को दोनों हाथों में थाम लिया। सर, कहाँ चलना है? ड्राइवर ने पूछा। गाड़ी को एडवोकेट बंसल के ऑफिस की तरफ ले लो, रणविजय ने फैसला लेते हुए कहा। रणविजय ने ईशानी को एक मैसेज किया, प्रोग्राम कैंसिल, और बिना कोई वजह दिए हुए फ़ोन को स्विच ऑफ करके अपनी जेब में डाल लिया। अगले ही पल वो एडवोकेट बंसल के ऑफिस में था। रणविजय को देखते ही मिस्टर बंसल अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए। सर, आप यहाँ कैसे? मुझे बुलवा लिया होता, मुझे अपनी वसीयत बनानी है, रणविजय ने सीधा और स्पष्ट शब्दों में कहा। मिस्टर बंसल ने बहुत ही हैरानी के साथ रणविजय की तरफ देखा, लेकिन वो कुछ पूछ नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने रणविजय को अपने सामने बैठने के लिए कहा। सारे कानूनी दांवपेच को समझते हुए रणविजय ने मिस्टर बंसल के साथ एक लंबा डिस्कशन किया और उसके बाद मिस्टर बंसल ने रणविजय के बताए हुए निर्देशों के अनुसार वसीयत बनाने का काम शुरू कर दिया। मुझे किसी भी तरह से यह वसीयत आज की रात तक रेडी चाहिए। आई डोंट नो, इसके लिए आप रात भर जागेंगे या फिर 2 घंटे में काम पूरा करेंगे। अब जितनी जल्दी ये काम पूरा कर लेंगे, आपको आपकी उम्मीद से ज़्यादा, आपकी उम्मीद से 4 गुनी ज़्यादा रकम मिल जाएगी। पर कल 10 बजे तक ये फाइल कोर्ट में सबमिट हो जानी चाहिए, जिससे कि कोई चाह कर भी इसे बदल ना सके, और अगर देरी हुई तो आप भी आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। फाइनल रिपोर्ट पर सिग्नेचर करते हुए रणविजय ने कहा। यस सर। मिस्टर बंसल ने कांपते हाथों से कागज ले लिया। मुझे एक पेपर और पेन दीजिए। मिस्टर बंसल को रणविजय के आगे से कागज समेटते हुए देखकर रणविजय ने कहा। मिस्टर बंसल ने उसके आगे एक नोटपैड और एक पेन रख दिया। आप अपने काम में लग जाए। रणविजय ने उन्हें वहां से जाने का इशारा किया। मिस्टर बंसल अपने काम में लग गए। रणविजय ने अपने हाथ में पेन लेकर अपनी आंखें बंद कर ली। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन सब चीजों की छाया ईशानी पर नहीं पड़ने दूंगा। ऐसे ही वह मेरे कारण बहुत दुख झेल चुकी है। मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा, और जिंदगी को लेकर भी मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मेरी बच्ची पहले ही मेरे होश खोने के कारण उसने दुनिया के बहुत सारे सर्द गर्म देख लिए हैं। अब मैं उसे फिर से तपती हुई धूप में नहीं खड़ा कर सकता। रणविजय से अपना मन मजबूत करते हुए एक फैसले वाले अंदाज में कहा और अगले ही पल नोट पर कुछ लिखने लगा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।